हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हॉलिक्स। आज मैं लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी का फोर्थ लेक्चर, जिसका टॉपिक होगा इमरजेंसी। तो आप लोगों ने इमरजेंसी पढ़ रखा होगा, पर मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि किस टाइप से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, चाहे वो सीडीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे सीएपीएफ का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो, आरआरबी का हो, किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो, तो उसके अंदर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर हर एक चीज़ छोटी से लेकर बड़ी तक मैं बताऊंगा, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के अंदर जो भी लाइन मैंने लिख रखी है या फिर मैं आपको देने वाला हूँ, उस लाइन पे फोकस करना, और जो छोटे छोटे डाटा मैं आपको बताऊंगा उन पे फोकस करना। उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन डाटाओं से खेला जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि आप उन पे फोकस करें और जहां पे ज़रूरत पड़े वो चीज़ आप नोट कर लें। मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का कंटेंट रहने वाला है डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से इमरजेंसी लगती है, कितने टाइप की होती है, और फिर मैं बताऊंगा नेशनल इमरजेंसी के बारे में। फिर मैं बताऊंगा प्रेसिडेंशियल रूल, जिसको हम स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी के भी नाम से जानते हैं, और तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, इसके बारे में भी बताऊंगा। फिर जो ये इमरजेंसी है ये किस बेसिस पे लगती है, इनका ग्राउंड क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से इनको अप्रूव किया जाता है और इनका ड्यूरेशन कितना रहता है इमरजेंसीज़ का। फिर इनके इमरजेंसी के क्या इफ़ेक्ट होते हैं। मान लीजिए कि इमरजेंसी लग गई है तो कंट्री पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, या फिर स्टेट और सेंटर के रिलेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से इमरजेंसी को हटाया जाता है, और उसके बाद में मैं बताऊंगा कि फंडामेंटल जो राइट है अपने, उन पे क्या फ़र्क पड़ता है इमरजेंसीज़ का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इमरजेंसी की बात करूं तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 18वें पार्ट में है, जो कि आर्टिकल 352 से लेके 360 के बीच में रहता है इमरजेंसी, ठीक है। और ये जो प्रोविज़न है इमरजेंसीज़ का, ये कुछ तो इमरजेंसी है वो स्टेट के अंदर लगती है, और कुछ जो है वो सेंट्रल के ऊपर लगती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इमरजेंसी तब लगाती है जब कोई अब नॉर्मल सिचुएशन आ जाए। जब कोई अब नॉर्मल सिचुएशन आ जाए, मान लीजिए कि बाहर से कोई हमला होने वाला है, बाहर से कोई आक्रमण होने वाला है, या फिर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे हम डील करने वाले हैं, तो उसके अंदर हमारा नुकसान होने वाला है। इस टाइप की कोई सिचुएशन हो तो उस टाइम पे हम इमरजेंसीज को लगाते हैं। तो थर्ड पॉइंट में वही बोल रहा है कि ये जो इमरजेंसी है ये हमारे कंट्री को की यूनिटी को बचाने के लिए, इंटीग्रिटी को बचाने के लिए, और कंट्री की सिक्योरिटी के लिए होता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, या फिर पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, उनको बचाने के लिए ये इमरजेंसीज लगाई जाती है। तो ये जो इमरजेंसी होती है, ये जो इमरजेंसी होती है, जब इमरजेंसी लग जाए, जब इमरजेंसी लग जाए तो उस टाइम पे पूरा का पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, और जो सेंटर है वो स्टेट को डायरेक्शन देता है। मान लीजिए कि नेशनल इमरजेंसी लग गई है, तो उस टाइम पे स्टेट अपने हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट उनको निर्देश देती है, उनको डायरेक्शन देती है कि किस प्रकार से क्या करना होता है,
ठीक है। और उस टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर होता है, आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपना जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो फेडरल स्ट्रक्चर है। जब इमरजेंसी लगेगी तो वो यूनिटरी वन में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखिए यहाँ पे कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी वन में कन्वर्ट हो जाता है। और इस चीज़ के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे किसी भी टाइप से अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ इमरजेंसी की बात करूँ तो ये 3 टाइप की होती है। पहला जो है वो नेशनल इमरजेंसी है। अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो वो प्रेसिडेंशियल रूल है। इसको हम स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं तीसरे इमरजेंसी की बात करूं तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो चलिए इन इमरजेंसी के बारे में मैं डिटेल में आपको बता देता हूं और इनकी एप्लीकेशन जिनसे क्वेश्चन बनते हैं तो उनकी तरफ हम ले चलते हैं। अगर मैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करूं तो ये किस बेसिस पे लगती है। जो हमारा आर्टिकल 352 है, उसके अंदर ऐसा दिया गया है कि प्रेसिडेंट जो हमारे हैं, इंडिया के जो प्रेसिडेंट है, वो इमरजेंसी लगा सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी। तो मैंने क्या बताया, आर्टिकल जो 352 है वो डील करेंगे नेशनल इमरजेंसी की, और जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं इंडिया के किसी भी पार्ट पे, पूरे इंडिया पे, जब कोई बाहरी आक्रमण हुआ हो या फिर बाहरी आक्रमण की संभावना हो। ठीक है। तो जो नेशनल इमरजेंसी है उसको हम जो बाहरी आक्रमण है या फिर होने वाला है, तो हम जो इमरजेंसी को पहले भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आप कि हमें ऐसा लग रहा है कि बाहर से आक्रमण होने वाला है, तो हम उसका इंतज़ार नहीं करके उससे पहले हम नेशनल इमरजेंसी को लगा सकते हैं। तो जो इमरजेंसी है वो 2 ग्राउंड के ऊपर लगती है नेशनल इमरजेंसी। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक है कि वॉर के टाइम पे, मान लीजिए कि वॉर की संभावना बन गई है या फिर एक्सटर्नल एग्रीगेशन हो रहा है, तो उस बेसिस पे लगती है। उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। बाहर से बाहरी आक्रमण या फिर बाहरी ऐसा कोई सिचुएशन जिसकी वजह से हमें इमरजेंसी लगानी पड़ रही है, उसको हम एक्सटर्नल इमरजेंसी कहेंगे। और अगर मैं बात करूं दूसरे ग्राउंड्स की, तो वो है जब आर्म्ड रिबेलियन हो। आर्म्ड रिबेलियन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा संगठन जो अपने हाथ में गन्स हो गया, बंदूक हो गया या फिर गोला बारूद हो गया, इस टाइप से कुछ इंडिया के अंदर ऐसा कुछ निकाले या फिर किसी को डराए, तो उस टाइम पे जो इमरजेंसी लगाई जाती है वो आर्म्ड रिबेलियन की वजह से लगाई जाती है। और उसको हम इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं, जो कि अंदर की सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगी है। अंदर की सिचुएशन को देख के वो इमरजेंसी लगी है, तो हम इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट होंगे वो अपनी मर्ज़ी से इस इमरजेंसी को नहीं लगाते हैं। उनको एक रिटन रिकमेंडेशन चाहिए कैबिनेट से। जब कैबिनेट उनको रिकमेंड करेगा कि आपको इमरजेंसी लगाना है, वो भी रिटर्न में, तब प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं इमरजेंसी। ये नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। अब जो नेशनल इमरजेंसी है, ये हम कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन पे तो लगाते ही हैं। ठीक है। अब जो
आप पूछेंगे कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो क्या वो ऐसा डिसीजन ले सकते हैं क्या, कि वो अपने हिसाब से प्रेसिडेंट को बोल के इमरजेंसी लगवा दे। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस होती है वो सिर्फ उनकी एडवाइस के ऊपर नेशनल इमरजेंसी को नहीं लगा सकते हैं, उनको रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए रहती है कैबिनेट की। अगर मैं बात करूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 44th अमेंडमेंट की, जो कि 1978 के अंदर आया था, तो यहाँ पे उसी के बारे में है कि जो प्रेसिडेंट है वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि इमरजेंसी लगानी है ऐसा करके। तो ये जो अमेंडमेंट है इसको आप ध्यान रखिएगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा कि कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जिसके अंदर ऐसा बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर है वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग। अगर मैं बात करूं कि जो नेशनल इमरजेंसी है किस टाइप से अप्रूव होगा और इसका क्या ड्यूरेशन रहने वाला है, कितने समय तक ये रहने वाली है, तो जो नेशनल इमरजेंसी है इसको जो लोकसभा है और राज्यसभा है, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, उनसे अप्रूव करवाना पड़ता है और उनका टाइम रहता है 1 मंथ। उसका टाइम फ्रेम रहता है 1 मंथ। अगर मैं बात करूं कि इमरजेंसी स्टार्टिंग में किस टाइप से लगी थी, तो जो ओरिजिनली था इमरजेंसी का प्रोविज़न, उसके अंदर जो ये 1 मंथ का टाइम है ना, ये जो 1 मंथ का टाइम है ये ओरिजिनली 2 मंथ का टाइम होता था। इसको घटा दिया गया था 44th अमेंडमेंट के अंदर। 44th अमेंडमेंट 1978 के अंदर इस 2 मंथ पीरियड को 1 मंथ कर दिया गया था। इस 2 मंथ पीरियड को 1 मंथ कर दिया गया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और जो इमरजेंसी है, मान लीजिए कि इमरजेंसी लगाना है हमें और उस टाइम के अंदर लोकसभा हमारी भंग हो रही है या लोकसभा गिर रही है, सरकार गिर रही है और उन्होंने ऐसा अप्रूव भी नहीं किया है कि इमरजेंसी आप लगा दीजिए, तो अभी जो हम लेके आए हैं इमरजेंसी का प्रोविज़न, उसको अप्रूवमेंट नहीं मिली है, तो उस टाइम पे इमरजेंसी हम सिर्फ 30 दिन तक लगा सकते हैं। ध्यान रखिए, ये जो 30 दिन वाली पॉइंट है ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और इसी के साथ खेला जाता है। तो ये जो 30 दिन है, इस 30 दिनों के लिए हम लगा सकते हैं। और जब भी फर्स्ट मीटिंग होगी लोकसभा की, जब दूसरी जो लोकसभा बनेगी, या फिर मैं ऐसा कह दूं कि जो पहली सीटिंग होगी लोकसभा की, तो उसके अंदर फिर हम फिर से ये प्रोविज़न लेके आएंगे इमरजेंसी का और उसके अंदर फिर हमें पास करवाना पड़ेगा। और इस टाइम जो 30 दिन का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को राज्यसभा से अप्रूवल लिया जाता है। इस टाइम ये जो 30 डेज़ का टाइम है इमरजेंसी लगाने का, तो ये अप्रूव करके देता है राज्यसभा। राज्यसभा अप्रूव करके देता है। अगर मैं बात करूं नेशनल इमरजेंसी की कब तक ये रह सकती है, लागू रह सकती है, तो जो ये इमरजेंसी है ये कितने भी समय तक लागू रह सकती है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। इसका कोई भी टाइम पीरियड नहीं है। ये जो कैबिनेट चाहेगा अपने अकॉर्डिंग तब तक ये रह सकती है। पर यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि एक बार नेशनल इमरजेंसी लग गई है तो उसके 6 महीने के बाद फिर से अप्रूवल लेना पड़ता है पार्लियामेंट से। मान लीजिए पार्लियामेंट ने एक बार अप्रूव करके दे दिया कि आप नेशनल इमरजेंसी लगा लो, तो ये जो इमरजेंसी है ये सिर्फ 6 महीने के वैलिडेशन रहेगा इस इमरजेंसी का, 6 महीना। अगर आपको एक्सटेंड करना है इस इमरजेंसी को तो आपको फिर से अप्रूवल लेना पड़ेगा पार्लियामेंट से, फिर से अप्रूवल लेना पड़ेगा और फिर से इमरजेंसी 6 महीने के लिए वैलिडेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस डाटा को आप ध्यान रखिएगा।
अगर मैं बात करूं कि इमरजेंसी को किस टाइप से हटाया जा सकता है, यहाँ पे मैं हटाने की बात कर रहा हूँ अब, कि किस टाइप से इमरजेंसी को हटाया जा सकता है। तो इमरजेंसी जो है इसको हमारे प्रेसिडेंट किसी भी टाइम पे हटा सकते हैं। ध्यान रखिए, हमारे प्रेसिडेंट किसी भी टाइम इस इमरजेंसी को हटा सकते हैं और इसके अंदर पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है होती है। ठीक है, अब आपको मैं ये बता दूं कि एक होता है अप्रूवल, अप्रूव करते हैं, और एक होता है डिसअप्रूवल। ठीक है, मान लीजिए कि इमरजेंसी लगाया है और इमरजेंसी अब हमें हटाना है, तो इनके बीच में दो डिफरेंसेस मैं आपके बताने जा रहा हूँ। तो पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि जो इमरजेंसी को लगाना होता है, जो इमरजेंसी को जो इमरजेंसी को हटाना होता है, जो इमरजेंसी को हटाना होता है तो सिर्फ लोकसभा से डिस्कस करके, लोकसभा से पास करवा के प्रेसिडेंट कभी भी इसको हटा सकते हैं। पर जब हमें लगाना होता है इमरजेंसी को, जब हमें लगाना होता है तब हमें बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की ज़रूरत होती है उनसे पास करवाने के लिए। बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना पड़ता है इमरजेंसी को, जबकि हटाना हो तो लोकसभा से ही हम अप्रूव करवा के उस चीज़ को हटा सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं मेजॉरिटी की, तो जब हमें लगाना होता है इमरजेंसी को तब हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए रहती है। जब हमें इमरजेंसी को लगाना होता है, नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, नेशनल इमरजेंसी को लगाना होता है तो हमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। और जब हमें हटाना होता है इमरजेंसी को तब हमें सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप, जो मैं मार्क कर रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे, यही जो डाटा है इन्हीं के साथ खेला जाएगा एग्ज़ाम्स के अंदर। और अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, इन डाटा को याद कर लिया, मैं मानता हूँ थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा टिपिकल होगा, बट अगर आपने इन डाटा को याद कर लिया तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको एग्ज़ाम के अंदर। अगर मैं बात करूँ नेशनल इमरजेंसी के क्या इफ़ेक्ट होने वाले हैं, मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लगा दी है इंडिया के अंदर और अब इसका परिणाम देखने को मिलता है कि उनका क्या इफ़ेक्ट रहा है। तो अगर उन परिणामों की बात करूं तो वो 3 परिणाम हो सकते हैं। आई मीन 3 परिणाम तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा भी हो सकते हैं। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके इफ़ेक्ट रहने वाला है वो है एक सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन कि इन दोनों सरकारों के बीच में किस टाइप से रिलेशन रहेगा, क्या क्या इनके बीच में बदलाव आएगा नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद। दूसरा है हमारा कि जो लोकसभा है और स्टेट असेंबली है उनके टेन्योर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि उनके लाइफ के ऊपर, या फिर ऐसा बोलूँ कि टेन्योर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। और तीसरा रहेगा हमारा इफ़ेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट किस टाइप से बदलते, कौन कौन से रहने वाले नेशनल इमरजेंसी के द्वारा और कौन से नहीं होने वाले। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते। ये मैं कह सकता हूँ कि एप्लीकेशंस है नेशनल इमरजेंसी की, तो इनको ध्यान रखिएगा आप। तो पहला इफ़ेक्ट की बात करूँ तो वो है सेंटर स्टेट रिलेशन। तो अगर इसकी बात करूँ तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो सेंटर है वो डायरेक्शन देगा स्टेट को, तो मान लीजिए इमरजेंसी लग गई है कंट्री के अंदर, तो उस टाइम पे जितना भी सुझाव होगा, जिस टाइप से चलाना होगा कंट्री को, तो वो पूरा का पूरा सेंटर के हाथ में होगा। वैसे ही स्टेट को करना पड़ेगा। वो कोई भी पॉइंट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके ऊपर पूरा सेंटर का अधिकार होगा। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं
कि जो सेंटर ने और स्टेट के अंदर कुछ लॉज बना दिए, ठीक है, कुछ लॉज बना दिए हैं। तो जब नेशनल इमरजेंसी हटेगी, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, थर्ड वाले पॉइंट की मैं, कि सेंटर ने कुछ लॉ बना दिए हैं, ठीक है। तो जब नेशनल इमरजेंसी हटेगी तो उन लॉज का क्या होगा, वो कितने टाइम तक रहेंगे? तो मैं बता देता हूँ आपको, वो लॉज हैं वो सिर्फ 6 मंथ तक ही वैलिडेट रहेंगे। जब मान लीजिए इमरजेंसी ख़त्म हो गई है, इमरजेंसी को हटा दिया गया है, तो जो लॉ बने हैं वो सिर्फ नेशनल इमरजेंसी हटाने के बाद 6 महीने तक ही वैलिड रहेंगे, उसके बाद में वो लॉज हट जाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करूँ सेकंड वाले पॉइंट की, तो इसके अंदर ऐसा है कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट जो होगी वो डिसीजन लेगी स्टेट लिस्ट के ऊपर। मैंने पहले ही पॉइंट में बता दिया है कि जो भी कोई भी सब्जेक्ट रहे, स्टेट का हो सेंटर का हो, सब पे पार्लियामेंट ही डिसीजन लेगी, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि नेशनल इमरजेंसी रहेगी और सेंटर उस स्टेट की सभी लिस्टों पे काम करेगा, सब्जेक्ट पे काम करेगा, पर जो स्टेट के अंदर गवर्नमेंट है ना, उसको भंग नहीं किया जाएगा। स्टेट के अंदर गवर्नमेंट तो वही रहेगी, वही स्टेट लेजिस्लेचर रहेगा, पर उनको सिर्फ डायरेक्शन ही मिलेगी, उनको सिर्फ डायरेक्शन ही मिलेगी, ठीक है। अब मैं बात करूं कि जो हमारा 42nd अमेंडमेंट है 1976 का, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके अंदर ऐसा दिया गया है कि इमरजेंसी एक स्टेट पर लगा रखी है तो वो इमरजेंसी हम दूसरे स्टेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत हो। तो जब हमें ज़रूरत लग रही है कि उस इमरजेंसी को दूसरे स्टेट पे लगाने की ज़रूरत है, तो हम उसको उस स्टेट पे लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेशनल इमरजेंसी की, तो जो हमारा रेवेन्यू होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, जैसे नॉर्मल डेज़ में जो रेवेन्यू रहता है, जो सेंटर और स्टेट का जो परसेंटेज जो शेयर रहता है, तो नेशनल इमरजेंसी के अंदर वो प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकते हैं, उस रेवेन्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट है इनको याद रखिएगा। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है 6 मंथ का, ये भी याद रखिएगा आप। अब मैं बात करूं कि लोकसभा है और या स्टेट असेंबली है, इनके टेन्योर पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इनकी जो टेन्योर है वो बढ़ सकता है, घट सकता है, किस टाइप से इन पे फ़र्क पड़ता है नेशनल इमरजेंसी का। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। जो लोकसभा है इसको हम नेशनल इमरजेंसी के दौरान बढ़ा सकते हैं, इसके टेन्योर को हम बढ़ा सकते हैं। तो जो ये टेन्योर होने वाला है इसको हम अनलिमिटेड तक बढ़ा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी लगा दी तो आपने चाहा कि एक साथ में हम 5 साल बढ़ा देते, 6 साल बढ़ा देते, ऐसा नहीं है। तो ये जो टेन्योर बढ़ाने का जो सिस्टम है वो सिर्फ एक बार में 1 साल के लिए ही बढ़ाया जा सकता है, 1 साल में 1 साल के लिए ही इस टेन्योर को बढ़ाया जा सकता है, इसके बाद इसको नहीं बढ़ाया जा सकता है। पर जो 1 साल है तब तक तो ये रहेगा, जब 1 साल ख़त्म हो जाएगा इस टेन्योर का, एक साल ख़त्म हो जाएगा इस टेन्योर का, तो अगर हमें ज़रूरत लगती है कि आगे बढ़ाने का ज़रूरत है टेन्योर की, तो फिर से वैसे ही इंट्रोड्यूस करेंगे पार्लियामेंट के अंदर और उसको फिर रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और फिर से 1 साल के लिए फिर लग जाएगा। तो इस टाइप से हम टेन्योर को बढ़ाते हैं, पर एक टाइम में 1 साल के लिए ही बढ़ेगा, ठीक है, और कितने भी टाइम तक हम लगा सकते हैं ये। तो जो ये एक्सटेंशन है पार्लियामेंट का, जो एक्सटेंशन है, मान लीजिए इमरजेंसी ख़त्म हो गई है
और हमने एक्सटेंशन ले रखा है, तो इमरजेंसी के बाद में ये सिर्फ 6 महीने तक ही टिकेगा एक्सटेंशन। ये जो एक्सटेंशन है सिर्फ 6 महीने तक ही टिकने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ये जो डाटा है वो याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं कि जो 5th लोकसभा थी हमारी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या फिर बोलूँ कि इंडिया के अंदर जो 5th लोकसभा जो बनी थी 1971 से लेके 1977, तो उस लोकसभा के अंदर हमने ऐसा देखा कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान उन्होंने 2 बार टेन्योर को बढ़ाया था, 2 बार टेन्योर को बढ़ाया था। इसका मतलब ये है कि उस लोकसभा का जो टेन्योर था वो 7 साल था, वो 7 साल था। 5 साल तो नॉर्मल टर्म और 2 बार उन्होंने एक्सटेंड किया था, 1 साल 1 बार, 1 साल 1 बार, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि स्टेट असेंबली पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या उनका भी बढ़ता है सेंटर की जैसे? तो हाँ, उनका भी बढ़ता है इसी टाइप से। उनका भी जो नॉर्मल टेन्योर होता है वो 5 ईयर का ही होता है। एज यू नो, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उनको भी 1 साल एक टाइम पे ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उनको भी एक टाइम पे ही एक टाइम पे 1 साल के लिए ही बढ़ा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान। और मान लीजिए इमरजेंसी ख़त्म हो गई है तो उनका टेन्योर सिर्फ 6 महीने तक ही रहेगा, मैक्सिमम 6 महीने तक रहेगा। नेशनल इमरजेंसी ख़त्म हो जाने के बाद 6 महीने ही रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है हमारा। फंडामेंटल राइट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है इमरजेंसी का। तो जो आर्टिकल है 358 और 359, जो आर्टिकल है हमारे 358 और 359, ये हमारे नेशनल इमरजेंसी का क्या फ़र्क पड़ता है फंडामेंटल राइट्स पे, उनसे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और इनको मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप से ये जो आर्टिकल है कैसे फ़र्क डालते हैं, किस टाइप से इनका इफ़ेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो जो 358 है आर्टिकल, वो हमारे फंडामेंटल राइट जो है हमारा, उसके अंदर आर्टिकल 19 है, उससे रिलेटेड होता है ये। फिर से सुनिए, जो आर्टिकल 358 है वो डील करता है हमारे फंडामेंटल राइट 19। तो जो आर्टिकल 358 है वो मैंने आपको बता दिया डील करता है आर्टिकल 19 से। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब फंडामेंटल राइट 19 है, इसके अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जो कि इस प्रकार है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का, या फिर बोल दूँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, और दूसरा बोलूँ तो पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स, ठीक है। तो ये इसी के अंदर आता है 19 फंडामेंटल आर्टिकल 19 के अंडर में आता है, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ कि एसोसिएशन बना लेना, यूनियंस बना लेना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, ठीक है। या फिर चौथा जो इसके अंदर आता है 6 फंडामेंटल राइट्स, मैंने आपको बताया ना कि जो आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं, उसका पार्ट है कि 5th जो है वो कोई भी पार्ट हो टेरिटरी का, ठीक है, कोई भी आदमी कहीं पे भी जाके सेटल हो सकता है, घूम फिर सकता है, ठीक है। जो छठा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंदर, वो है कि कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन किसी भी प्रोफेशन को कैरी कर सकता है, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है, ठीक है। तो ये जो 6 है आर्टिकल फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के अंदर, वो सस्पेंड होंगे, वो सिर्फ सस्पेंड होंगे नेशनल इमरजेंसी जब लगेगी, किस बेसिस पे, वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रीगेशन, वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। पर वो आर्म्ड रिबेलियन पे नहीं लगेगा। मान लीजिए इमरजेंसी लग रखी है, तो जो आर्टिकल 19 के अंदर जितने भी फंडामेंटल राइट आएंगे वो आर्म्ड रिबेलियन की वजह से नहीं आ सकते। इंटरनल जो इमरजेंसी लगेगी उसकी वजह से ये फंडामेंटल है सस्पेंड नहीं होंगे। एक्सटर्नल इमरजेंसी के दौरान ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स है ये सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ
इमरजेंसी जो नेशनल इमरजेंसी है उसके अंदर आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे। ये आर्टिकल्स दोनों सस्पेंड नहीं होंगे। ये सीडीएस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान कौन से आर्टिकल सस्पेंड होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस डाटा को। अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंशियल रूल की, जिसको हम स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, तो वो किस ग्राउंड पे लगती है, उसका क्या बेस रहता है, किस प्रकार वो लगती है, तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो प्रेसिडेंशियल रूल होता है वो आर्टिकल 356 से रिलेटेड होता है। 356 के अंदर स्टेट इमरजेंसी दिया गया है। ठीक है, और ये दो बेसिस पे लगता है। एक तो खुद आर्टिकल 356 हो गया और एक आर्टिकल है 365। ये दो आर्टिकल है जिसके ऊपर स्टेट इमरजेंसी लगती है। ठीक है, अगर मैं 356 की बात करूँ, आर्टिकल 356 की बात करूँ, तो प्रेसिडेंट है वो जो प्रेसिडेंशियल रूल है वो लगा सकते हैं, पर कब? जब उन्हें लगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चल नहीं पाएगी, या फिर वो गिर जाएगी, या फिर वहाँ पे अच्छे से गवर्नेंस नहीं होगा, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट आर्टिकल 356 के अंडर वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकते हैं, या फिर बोले स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 365 की, इसके अंदर ऐसा बोला गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फेल हो जाती है। किस टाइप से फेल? मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसको सेंटर ने डायरेक्शन दिया और उस डायरेक्शन पे वो मीट नहीं कर रही है, उस डायरेक्शन पे स्टेट गवर्नमेंट मीट नहीं कर रही है। ठीक है, तो उस टाइम पे आर्टिकल 365 की हेल्प से वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि पार्लियामेंट का अप्रूवल है और कितना ड्यूरेशन रहने वाला है यहाँ पे, कि किस टाइम तक ये रहेगा और किस टाइप से अप्रूव होगा ये प्रेसिडेंशियल रूल। तो जो प्रेसिडेंशियल रूल है ये पार्लियामेंट से दोनों सदन से, लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाना ज़रूरी है, अप्रूव होना ज़रूरी है। ठीक है, जबकि नेशनल इमरजेंसी का है उसके अंदर भी सेम है, पर यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी की जगह वहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी होता है। ये डाटा वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी दे रखा है, वहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। और जो उनका टाइम था, टाइम ड्यूरेशन, वो 1 मंथ था नेशनल इमरजेंसी में, जबकि यहाँ पे 2 मंथ है, 2 महीने के अंदर अप्रूव करवाना पड़ता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ प्रेसिडेंशियल रूल की, तो उस टाइम पे कि ये कितने दिन तक लागू रह सकता है, या फिर लोकसभा जब गिर गई तो किस टाइप से लागू रह सकता है, सेम नेशनल इमरजेंसी के जैसा ही होता है। जिस टाइप से लोकसभा गिरने के कगार पे होती है तो उस टाइम पे 30 डेज़ का विद अप्रूवल ऑफ राज्यसभा, उसी टाइप से स्टेट के अंदर भी हम 30 डेज़ का ये लगा सकते हैं प्रेसिडेंशियल रूल। तो उसके अंदर भी ऐसा ही है सेम कि हम लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि जो हाउसेस हैं, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, वो अप्रूव कर देते हैं प्रेसिडेंशियल रूल को, तो एक टाइम में 6 मंथ के लिए ही वो वैलिडेट रहेगा। जो प्रेसिडेंशियल रूल है वो सिर्फ 6 मंथ के लिए ही वैलिडेट रहेगा। जैसे मैंने नेशनल इमरजेंसी में बताया उसी टाइप से इसके अंदर भी 6 महीने का ही रहेगा एक टाइम पे। और ये जो टाइम पीरियड है इसके अंदर सिर्फ हम 3 साल के लिए ही लगा सकते हैं प्रेसिडेंशियल रूल, स्टेट इमरजेंसी, सिर्फ 3 साल के लिए। जबकि नेशनल इमरजेंसी के अंदर अनलिमिटेड टाइम है, कितने भी टाइम के लिए आप लगा सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंशियल रूल को किस टाइप से हटाया जा सकता है, तो वो प्रेसिडेंट किसी भी टाइम पे हटा सकते हैं,
और इसके अंदर पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पार्लियामेंट अप्रूवल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहने वाले हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहने वाले हैं। तो जो फंक्शन है गवर्नर का, जो फंक्शन है गवर्नर का स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो वो फंक्शन प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं वो फंक्शन। ठीक है, वही ड्यूटी अपनी निभाते हैं। तो गवर्नर से वो सब पावर छीन लिया जाता है ड्यूरिंग द स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो स्टेट के अंदर है वो किस टाइप से चलेगा, तो वो सब स्टेट के अंदर चलाने का काम पार्लियामेंट का होता है, किस टाइप से वो चलाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है जिसको मैं चाहूँगा आप नोट कर लीजिए। अब तक 125 बार स्टेट इमरजेंसी लग चुकी है। जो फर्स्ट इमरजेंसी लगी थी, प्रेसिडेंशियल रूल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो फर्स्ट इमरजेंसी लगी थी वो पंजाब के अंदर लगी थी 1951 के अंदर। तो ये यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, आप नोट कर लीजिए इसको। अब मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल इमरजेंसी की। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी किस टाइप से लगती है और किस बेसिस पे लगती है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो आर्टिकल 360 के अंदर दिया गया है। आर्टिकल 360 के अंदर दिया गया है, कोई भी स्टेट अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, कोई भी स्टेट फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और वो अच्छे से सरकार को चलाने में सक्षम नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पे उस सिचुएशन को देखते हुए हम वहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। उस टाइम पे हम वहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, वो पूरे इंडिया में भी लग सकता है और किसी पार्ट पे भी लग सकता है। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट पे नहीं लग सकता, वो इंडिया के किसी भी पार्ट पे भी लग सकता है और पूरी इंडिया में भी लग सकता है। ठीक है, अगर मैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात करूं और इसके ड्यूरेशन की बात करूं, अगर मैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात करूं और ड्यूरेशन की बात करूं, तो सेम रहता है इसके अंदर भी जिस टाइप से स्टेट इमरजेंसी का रहता है। दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है और 2 महीने के अंदर इसको अप्रूव करवाना पड़ता है। विद इन 2 मंथ इनको अप्रूव करवाना पड़ता है। अगर मैं बात करूं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कितने टाइम तक लगी रहती है, तो इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। इसको कितने भी टाइम पीरियड तक लगाया जा सकता है, इसको कितने भी टाइम पीरियड के लिए लगाया जा सकता है। इसका कोई भी मैक्सिमम टाइम पीरियड नहीं है, इसका कोई भी मैक्सिमम टाइम पीरियड नहीं है। और ये इमरजेंसी को रिपीट करने के लिए, फिर से लगाने के लिए पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम लोगों ने एक बार इसका अप्रूवल ले लिया तो दोबारा इसको अप्रूव करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसको पास करवाने के लिए दोनों हाउसों की सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी की बात हो रही है। स्पेशल मेजॉरिटी नेशनल इमरजेंसी के केस में, स्टेट इमरजेंसी के केस में सिंपल मेजॉरिटी, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में भी सिंपल मेजॉरिटी की ही ज़रूरत पड़ती है। अब देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने के बाद जो इफ़ेक्ट आते हैं वो मैंने 2 पॉइंटों में इस टाइप से लिया गया है कि जो कोई भी क्लास का पर्सन हो, कोई भी क्लास हो उस पर्सन की जो कि यूनियन के अंदर सर्व कर रहा है, यूनियन मतलब सेंट्रल के अंदर सर्व कर रहा है, कोई भी क्लास का पर्सन हो, उसकी सैलरी हम कम कर सकते हैं, उसकी सैलरी हम काट सकते हैं ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है वो जज हो गए सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के, उनकी सैलरी भी हम कट कर सकते हैं ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये जो रिडक्शन होता है सैलरी का, ये प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, वो डायरेक्शन देते हैं, उसी डायरेक्शन पे इनका जो अलाउंसेस होता है या फिर सैलरी होती है वो कट की जाती है। यहाँ पे एक मैं छोटा सा डाटा बता देता हूँ जो कि है स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड।
जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने ऐसा बोला था कि जो स्टेट इमरजेंसी है वो लास्ट हथियार होगा या फिर लास्ट ऐसा उपाय होगा, ठीक है, लास्ट ऐसा उपाय होगा जब हमें ये सिचुएशन किसी भी सिचुएशन पे लगाना पड़ेगा। मान लीजिए कोई सिचुएशन आ गई है स्टेट के ऊपर, तो उस सिचुएशन से अगर हम टैकल नहीं कर पा रहे हैं या फिर उस सिचुएशन से हम उससे हम निपट नहीं पा रहे हैं, ऐसा बोल दीजिए, ठीक है, तो इस टाइप का कोई कंडीशन रहेगा तो उस टाइप पे हमें स्टेट इमरजेंसी लागू करना पड़ेगा। वो एक हमारा लास्ट हथियार होगा, लास्ट उपाय होगा। तो ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था। ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ। तो क्वेश्चंस के अंदर बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वॉज डिफेंडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑन द प्ली दैट इट वुड बी यूज्ड एज ए मैटर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ठीक है। तो इसके अंदर आपको दिया गया आर्टिकल 352, आर्टिकल 359, आर्टिकल 356, आर्टिकल 368। तो मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, और जो मैंने जितना भी कंटेंट दिया है आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ रिव्यू दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।